Okay, जी. So in section 3.5, we have only one topic left. We're done with till encryption. The last topic is referring to your error detection and correction. ठीक है? एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक से बेसिकली मतलब ये है कि आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं एंड डाटा ट्रांसफ़र करने के बाद यू मेक श्योर कि डाटा सही तरह ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ. I've mentioned this before that computers rely on the concept of GIGO. कंप्यूटर जो है खुद से नहीं डिटरमिन कर सकता कि ये वैल्यू गलत है कि सही है. उसको जो भी आप दोगे उसने उसको प्रोसेस कर देना है. इसका मतलब है कि अगर मेरी एक वैल्यू जो है वो आगे जाके एज ए रिजल्ट प्रोड्यूस होनी है, तो वो आगे जाके अगर वो गलत वैल्यू इनपुट गई तो उसने गलत वैल्यू आगे रिजल्ट में प्रोड्यूस करनी है. सो दिस इज नॉन एज गार्बेज इन गार्बेज आउट. इसका मतलब इससे हमें ये साबित होता है कि इफ वी आर फॉर एग्जांपल सेंडिंग डाटा टू सम पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, डाटा ट्रांसफर करने के बाद हमें गारंटी भी करना पड़ेगा कि डाटा सही तरह पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा. एंड दिस इज वेयर योर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स कम इन. अब एरर डिटेक्शन वर्सेस एरर करेक्शन से मतलब क्या है यहाँ पे? कि एरर डिटेक्शन का मतलब है कि डाटा ट्रांसफर हुआ है एंड यू सिंपली हाईलाइट समथिंग कि डाटा सही तरह ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ. दैट्स इट. उसमें गलत क्या था ये नहीं आप बता सकते, लेकिन आप सिर्फ इतना हाईलाइट कर सकते हैं कि डाटा सही तरह ट्रांसफर नहीं हुआ, देयरफॉर दिस डाटा ट्रांसमिशन इज रॉन्ग. वेयर एज एरर करेक्शन का मतलब ये है कि डाटा ट्रांसफर नहीं हुआ सही तरह, ये तो पता चल ही जाता है, लेकिन इसके अलावा क्या नहीं सही था वो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एरर करेक्शन. तो ऑफ कोर्स मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ एरर डिटेक्शन कि इसमें आप एरर डिटेक्ट करके बता भी रहे कि कौन सी वैल्यू थी वो गलत है, और आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ा एडवांस मेथड है. कुछ टेक्निक्स जो है वो एरर डिटेक्शन मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स जो एरर करेक्शन होता है. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस एरर चेक द चेकसम मेथड फर्स्ट. ठीक है. अब चेकसम मेथड रिलाइज ऑन फ्यू स्टेप्स, दैट्स ऑल. ठीक है, बड़ा सिंपल मेथड है. फर्स्ट ऑफ ऑल चेकसम मेथड जो है ना वो एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म है, which means it will just simply highlight कि डाटा ट्रांसफर सही तरह नहीं हुआ. क्या गलत है यू डोंट नो, लेकिन सही तरह ट्रांसफर नहीं हुआ. अच्छा, ये मैं बताना भूल गया आपको कि व्हेन यू रिलाइंग ऑन एरर डिटेक्शन टेक्निक्स, तो व्हेन एन एरर इज डिटेक्टेड द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू डू रीट्रांसमिशन. अब रीट्रांसमिशन से मतलब ये कि डाटा सही तरह नहीं पहुंचा, प्लीज दोबारा से डाटा मुझे भेज दें. ठीक है. नाउ अब चेकसम मेथड में क्या होता है कि आपके पास बिफोर डाटा इज बीइंग सेंट उसके ऊपर एक सर्टेन फार्मूला यूज करके एक चेकसम कैलकुलेट किया जाता है. वो फार्मूला क्या, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन फार्मूला वो फार्मूला जो है वो बाइनरी वैल्यूज को कंबाइन करके भी हो सकता है. वो फार्मूला जो है वो एस की वैल्यूज को भी कंबाइन करके हो सकता है. वट एवर इट इज, एक फार्मूला यूज करके एक चेकसम कैलकुलेट किया जाता है. फिर डाटा और चेकसम जो है दोनों इंटेंडेड रेसिपिएंट को भेज दिया जाता है. इंटेंडेड रेसिपिएंट वही सेम फार्मूला करके जो अराइवल डाटा है उस पर दोबारा से चेकसम कैलकुलेट करता है. ये ध्यान में रखिएगा कि आपने सेंडर ने चेकसम अपना भी भेजा हुआ है उसको. इसका मतलब रिसीविंग साइड पे व्हेन द फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द चेकसम ऑन द रिसीविंग एंड, दैट फॉर्मूला इज री अप्लाइड ऑन द रिसीविंग डाटा. अगर रिसीविंग डाटा में एक फुल स्टॉप का भी फर्क होगा ना, तो एक नई चेकसम बनेगी. विच मीन्स कि इफ रिसीविंग एंड पे चेकसम दोबारा कैलकुलेट हुआ और चेकसम कैलकुलेट करने के बाद आइडेंटिफाई हो गया कि डाटा इज नॉट द सेम, यानी जो कैलकुलेटेड चेकसम इज नॉट द सेम एज द रिसीव चेकसम, इसका मतलब ये है कि आपका डाटा सही तरह ट्रांसफर नहीं हुआ. ठीक है. विच मीन्स द रिसीवर विल रिक्वेस्ट फॉर रीट्रांसमिशन और डाटा दोबारा भेजा जाए. वेरी इफेक्टिव मेथड. ठीक है. बट इट रिलायज ऑन कैलकुलेटिंग चेकसम फर्स्ट, और ताकि रिसीविंग एंड भी वही फॉर्मूला करके चेकसम अपने एंड पे कैलकुलेट करता है. अगर जो भेजा हुआ चेकसम उसने जो कैलकुलेटेड चेकसम से सेम है, दैट मीन्स डाटा सही तरह ट्रांसफर हो गया, एल्स नहीं वो. ठीक है. अच्छा जी, दूसरा मेथड है, इसको पैरिटी बिट मेथड कहते हैं. अब पैरिटी बिट मेथड बड़ा सिंपल है. ठीक है, बड़ा फास्ट है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, वो मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट करें कि आपके पास जो है पूरा बाइट्स ऑफ डाटा भेज रहे हैं. ठीक है, यू आर सेंडिंग डाटा इन चंक्स ऑफ बाइट्स. उस बाइट्स में से एक्चुअल डाटा आपका 7 बिट्स का है, बाकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो आपकी पैरिटी बिट कहलाएगी. सेंडर और रिसीवर के बीच में एक अग्रीड अपॉन पैरिटी रूल होता है. इट कुड बी इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी. इवन पैरिटी का मतलब है कि सेंडर साइड पे डाटा भेजा जा रहा है तो उसके अंदर जो एक बाइट के अंदर नंबर ऑफ वंस है वो इवन होंगे. ऑड पैरिटी का मतलब है कि सेंटर साइड पे जो डाटा जा रहा है उसके अंदर नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड होंगे. जो भी पैरिटी चूज करनी है वो सेंडर और रिसीवर के लिए दोनों सेम होगी. तो अब गौर करिएगा कि मेरा एक्चुअल डाटा जो है वो सिर्फ 7 बिट्स का है, और जो मेरा जो पैरिटी बिट है वो मेरी एडिशनल यहाँ पे ऐड करनी है. ठीक है. अब ये पैरिटी बिट जो है इट कुड बी योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दोनों हो सकती है. ठीक है.
सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, आपकी सेंडर साइड, लेट्स जस्ट से कि इट वाज अग्रीड अपॉन कि दोनों पैरिटीज जो है, दोनों सेंडर रिसीवर इवन पैरिटी पर अलाई करेंगे। एज यू कैन सी हियर, मेरा एक्चुअल डाटा में पहले से ही इवन नंबर ऑफ वंस है। इसका मतलब है आपके पास एक्चुअल डाटा में 4 नंबर वंस है। इसका मतलब है कि अगर मैंने इसका डाटा पूरा करना है, चूंकि पहले से इवन नंबर वंस है, मैं तो पैरिटी बिट जगह पे 0 ऐड कर दूँ, तो मैंने पैरिटी बिट के हिसाब से डाटा भेज दिया। ठीक है। अच्छा, पूरा बाइट जो भेज दिया। अच्छा, अगर मेरे पास रिसीविंग एंड में भी अगर इवन पैरिटीज ही रहे, तो इसका मतलब है डाटा सही तरह पहुंचा है, अदरवाइज डाटा की रिट्रांसमिशन हुई। इसी तरीके से अगर मेरा यही बाइट ऑफ डाटा जाना है विद ऑड पैरिटी, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक एडिशनल मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे 1 लगाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ वंस जो है इवन थे, मुझे 5वां 1 ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट ऑड। ये मैंने डाटा 1 ऐड करने के बाद डाटा भेज दिया। उसके बाद रिसीविंग साइड पे अगर यही 5 नंबर वंस आ रहे हैं या इवन ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, दैट मीन्स डाटा सही तरह ट्रांसफर हुआ, अदरवाइज नहीं ट्रांसफर हुआ। ठीक है, बड़ा सिंपल मेथड है। ठीक है, डज एवरीवन अंडरस्टैंड हाउ दिस पैरिटीज वर्क? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क प्लीज। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपकी पैरिटी बिट है, इट कैन ऑल्सो बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और इट कुड बी द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इट डिपेंड्स ऑन द टेक्निक बीइंग यूज। आपकी बुक में जो मेथड शो किया हुआ है उसमें उसने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिजर्व किया हुआ पैरिटी बिट, लेकिन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भी होगा अग्रीड अपॉन फॉर्मेट पहले से डिसाइड हो चुका होगा कि आपने पैरिटी बिट कौन से कंसिडर करना है, पैरिटी के डाटा का चंक कितना होगा, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस मेथड? प्लीज फील फ्री टू आस्क। जी, पूछें। नो सर, नो ओके, क्वेश्चन। चलें, ठीक है, नो क्वेश्चन, वेरी गुड। अच्छा जी, अब पैरिटी बिट्स का एक बहुत बड़ा मसला है। वो सबसे बड़ा मसला उसका ये है कि आपके पास, लेट्स जस्ट से कि मैंने डाटा भेजा, ठीक है ना। अब डाटा भेजने से पहले मैं आपको यहाँ पे ग्रामेटिकली भी दिखाना चाह रहा था, लेकिन लेट्स जस्ट से मैंने डाटा भेजा। डाटा कुछ इस तरीके से भेजा है कि ये हमने इवन पैरिटी अग्रीड अपॉन थी, ठीक है ना। और इवन पैरिटी अग्रीड अपॉन होने की वजह से, जस्ट 1 सेकेंड, इवन पैरिटी अग्रीड अपॉन थी और हमने ये डाटा भेज दिया। लेट्स जस्ट से ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो है, मेरी ट्रांसमिशन के दौरान हमारा जो डाटा है वो इस तरीके से चेंज होगा कि ये 1 इधर चला गया और ये 0 इधर आ गया। ठीक है। अब उसकी वजह से मेरा डाटा क्या हो जाएगा, 0 1 1 0 1 0 1 0। ठीक है ना। अब टेक्निकली देखा जाए तो डाटा चेंज हो गया, इसको ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं, जिसमें बिट्स आपस में चेंज हो जाते हैं। अब डाटा तो चेंज हुआ है, लेकिन चूंकि अग्रीड अपॉन इवन पैरिटी नहीं चेंज हुई, यानी अभी भी आपके पास रिसीविंग एंड पे इवन नंबर वंस शो हो रहे हैं, तो मेरे रिसीवर को पता नहीं चलेगा कि डाटा चेंज हुआ है, वो उसको एज करेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है ना। दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉ इन पैरिटी बिट। इसका मतलब ये कि अगर अगर तो एक बिट का चेंज आया ना, तो इसका मतलब वो पता चल जाएगा, वो इवन से ऑड हो जाएगा, तो फर्क साथ ही पता चल जाएगा कि जनाब डाटा चेंज हो गया। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ बिट्स पे फर्क आ रहा है, ट्रांसपोजिशन एरर इज 2 बिट्स का फर्क ना, तो अगर इवन नंबर ऑफ बिट्स का फर्क आ रहा है, दैट मीन्स के रिसीविंग एंड में पैरिटी का, चूंकि पैरिटी चेंज नहीं है, तो रिसीविंग कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि पैरिटी चेंज हुई है। ठीक है ना। सो दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉ दैट वी कैन सी विद रिगार्ड्स टू योर पैरिटी सिस्टम, कि अगर इवन नंबर ऑफ बिट्स का फर्क आता है या ट्रांसपोजिशन एरर होता है, पैरिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, therefore the receiving computer will not know if something went wrong. Is this clear to everyone? जी, सबको ये बात समझ यस आ सर। गई? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं पैरिटी ब्लॉक मेथड में। अब पैरिटी ब्लॉक मेथड में क्या होता है कि आपके पास इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 1 बाइट एट टाइम, सेंड ऑफ कलेक्शन ऑफ बाइट्स, यानी आपके पास ये पूरा बाइट जा रहा है, ये पूरा बाइट जा रहा है, ठीक है। आप पूरा ब्लॉक ऑफ बाइट्स भेजते हैं और अग्रीड अपॉन पैरिटी होती है, ठीक है। नाउ पैरिटी ब्लॉक मेथड इज एन एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म, सॉरी करेक्शन मैकेनिज्म, because not only does it detect if something is wrong, it also attempts to correct it because it knows what is wrong. अब होगा क्या कि जब मैंने पूरा ब्लॉक भेजा है, तो मेरा जो रिसीविंग कंप्यूटर है, बिकॉज इट वाज डिसाइडेड कि इवन पैरिटी होने चाहिए, तो इवन पैरिटी के हिसाब से रिसीव्ड ब्लॉक ऑफ बाइट्स को कंपेयर करना शुरू करता है। पहले वो क्या करेगा, रो वाइज, ठीक है ना। वो पहली रो में देखेगा आपके पास इवन नंबर वंस है, 1 2 3 4 5 6, ओके इट्स ओके, पहले इवन है। अगले में भी आपको 1 2 3 4 नजर आ रहे हैं, इट्स ओके। मसला आता है बाइट नंबर 8 में, जब आपके पास नंबर वंस रिसीव जो है 1 2 एंड 3 है, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम हियर, दैट इज द प्रॉब्लमैटिक पैरिटी ब्लॉक हियर। अच्छा, अब पैरिटी ब्लॉक में ये जो एक बाइट का मसला आया ना, दैट मीन्स कि बाइट नंबर 8 में कोई गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, अब यही प्रोसेस जो है वो कॉलम वाइज करेगा।
पहले कॉलम में इसको देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर वन आ रहे हैं, फिर 1 2 3 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4। इस तरीके से सिर्फ बिट नंबर यानी कॉलम नंबर 5 में 1 2 3 4 5 5 नंबर वन है। इसका मतलब है कि रिसीविंग कंप्यूटर को पता चल गया कि जनाब बाइट नंबर 8 के बिट नंबर 5 में मसला है, विच मीन्स कि अगर वो इस 1 को 0 कर देता है, बाइनरी है ना, तो आपका डाटा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन दोनों चीजें इसमें शामिल होती है। सो इट्स अ मच एडवांस वर्जन ऑफ योर पैरिटी ब्लॉक, ठीक है, पैरिटी चेकिंग। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पैरिटी एरर करेक्शन मैकेनिज्म। थैंक यू पैरिटी, सॉरी, एरर करेक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, एरर करेक्शन का एक और एग्जांपल भी है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक टेक्निक होता है, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट्स, ARQs। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? Yes. Yes, sir. What is ARQs? It is that if the one user has sent data to the other user, and if it doesn't receive an acknowledgement in a specified amount of time, हम्म, another piece of, ठीक है, like another copy of ठीक the है। data is अच्छा, sent to them. आप जो मेथड बता रही हैं उसको स्टॉप एंड वेट कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन असल में होता है क्या है कि आपका सेंडर जो है पैकेट वाइज डाटा भेजता है। पैकेट क्या होता है? होल डाटा का एक चंक है पैकेट, ठीक है ना। सेंडर विल सेंड वन पैकेट ऑफ डाटा, यानी पैकेट नंबर 1 गया है, ठीक है ना। उसके बाद वो भेजेगा पैकेट नंबर 2, ठीक है। उसके बाद पैकेट नंबर, ये दिस मेथड इज कॉल्ड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मेथड, ठीक है। अब लेट्स जैसे आपके पास पैकेट नंबर 3 जो है वो किसी वजह से रास्ते में ड्रॉप हो जाता है, इट डिड नॉट रिसीव, लेकिन पैकेट नंबर 4 पहुंच जाता है, पैकेट नंबर 4 इज हियर। अब रिसीविंग जो है वो देखता है 1 आया, 2 आया, 3 आया, 3 नहीं आया लेकिन 4 आया। इट मीन्स कि वो साथ ही नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, नैक जिसको कहते हैं, नैक फॉर 4, वो नैक का नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फॉर 4 भेजेगा कि भाई मुझे पैकेट 4 नहीं मिला। सेंडर जो है ना सिंपली फिर पैकेट 4 को दोबारा से ट्रांसमिट करेगा, और फिर उसके बाद जो है ना वो कंटिन्यू करेगा 5 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब इसमें देखो मेरे रिसीवर ने हाईलाइट कर दिया कौन सा पैकेट मिसिंग है और उसी को दोबारा रिक्वायर्ड कर दिया, और फिर वो पैकेट आपके पास आ गया, मसला हल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड AR ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, एंड दिस गारंटीज कि ईच एंड एवरी पैकेट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है। अच्छा, also an error correction mechanism, because डाटा मिसिंग है, क्या मिसिंग है, हमें एग्जैक्टली पता है कौन सा पैकेट मिसिंग है। बिकॉज वेन एवर पैकेट्स आर क्रिएटेड इन एक इमेज है ना, फॉर एग्जांपल, इमेज पूरी नहीं जाती, इमेज के चंक्स बनते हैं, पैकेट्स बनते हैं। पैकेट बनते हुए उसका सीक्वेंस मेंटेन होता है, इन उसके पैकेट नंबर अलोकेट होता है, और हर पैकेट ने अपने रास्ते से डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है, ठीक है। ये इस पैकेट स्विचिंग कहते हैं, हमने बाद में जब मेरे ख्याल से आपके ए लेवल्स में इसके डिटेल से पढ़ना है। एनी हाउ, जब ये पैकेट स्विचिंग हो रही होती है ना, तो ईच पैकेट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन एट अ डिफरेंट टाइम, और हो सकता है कुछ पहुंचे भी ना। रिगार्डलेस ऑफ विच, अगर रिसीवर को तमाम पैकेट्स चाहिए, कभी और नहीं भी चाहिए होते हैं, लेकिन तमाम पैकेट्स अगर उसको चाहिए, तो वो गारंटी करे, वो जो पैकेट मिसिंग होगा उसकी रिक्वेस्ट भेजेगा और उसी का पैकेट को दोबारा मंगवा लेगा, और इस तरीके से गारंटी हो जाएगा कि तमाम पैकेट जो है ना डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। एक लास्ट मेथड है एरर चेकिंग का, करेक्शन का, जिसको कहते हैं मेजोरिटी वोटिंग। अब मेजोरिटी वोटिंग में क्या होता है कि आप एक डाटा को मल्टीपल टाइम्स भेजते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो डाटा आपके पास भेज रहे हैं आप उसको 3 दफ़ा भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये वाला नेबल मैंने भेजना है, इसको किस तरीके से भेजूंगा कि पहले वंस को 3 दफ़ा, उसके बाद जीरोस को 3 दफ़ा, और फिर जीरोस को 3 दफ़ा, और फिर वंस को 3 दफ़ा, ठीक है। इसको इसमें अगर जो पहला बिट रिसीव हुआ है, लेट्स से पहला बिट में चेंजेस आ गए हैं, हर हर बिट में फर्क आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल पहला वंस में 2 दफ़ा 1 आया, 1 दफ़ा 0 आया, तो इसका मतलब 1 कंसिडर करना है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ वैल्यूज आर 1 बीइंग ट्रांसफर्ड। लेकिन अगर उसकी पहले जो है वो क्या कहते हैं कि जीरोज हैं फिर 1 है, तो वो चेंज हो गया, वो 0 कंसिडर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टिल आपके पास ये ट्रांसमिशन करेक्ट कंसिडर की जा रही है, बिकॉज जो मेजोरिटी वैल्यूज आई हैं उनको सही कंसिडर किया जा रहा है, बाकी सबको डिस्कार्ड किया जा रहा है। अभी इसमें भी चांस होता है कि गलत ट्रांसमिशन हो रही हो, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो इस 1 की बजाय 2 जीरोज और एक 1 भेज दे, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास उसको 0 कंसिडर किया जाएगा, विच विल कॉज एन एरर, ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप 3 3 वैल्यूज करके भेजेंगे, तो चांसेस इज कि वो एरर आएगा तो वो मिनॉरिटी में होगा और मेजोरिटी वैल्यू सही तरह पहुंची होंगी। इस किस्म के टेक्निक की जो बहुत अच्छी हमें इम्प्लीमेंटेशन मैंने पास्ट में देखी है ना, दैट
दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर क्या कहते हैं कि स्पेस मिशन, स्पेस रेस टू स्पेस के मिशन जो थे, उसमें आपके पास क्या था कि एक स्पेस शटल जो है उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए एक ऐसा प्रोसेसर एग्जिस्ट करता है, जो कि ऐसा प्रोसेसर नहीं जिसके अंदर 3 प्रोसेसर्स हैं। अब 3 प्रोसेसर सेम डाटा पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब वो सेम डाटा पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं और रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इन 3 4 5 प्रोसेसर, 3 जरूरी नहीं 5 भी हो सकते हैं, 5 प्रोसेसर जो हैं जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो रिजल्ट किसको कंसिडर किया जाएगा? जो मेजोरिटी प्रोसेसर्स के पास आ रहा होगा। इसको फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम कहते हैं, बिकॉज देर इज मोस्ट प्रॉब्ली नॉट अ चांस कि इसमें फॉल्ट आएगा, बिकॉज जाहिर है अगर एरर होगा ना माइनॉरिटीज में होता है, मेजोरिटी वैल्यूज जो है ना वो आपकी सही होती हैं। इसका मतलब है जो मेजोरिटी रिजल्ट प्रोसेसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सही गिना जाएगा, अदरवाइज फॉल्स गिना जाएगा। अब इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले लें कि मैं आपको क्लास में जो है ना एक प्रॉब्लम करने को कहता हूँ, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है या फिर कोई कन्वर्जन का प्रॉब्लम है। एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका आंसर मुझे खुद नहीं पता, और मुझे एक बच्ची उठ के कहती है सर मेरे आंसर आ गया। मैं कहता हूँ ठहर जाओ, आंसर नहीं बताना मुझे, कोई बाकी बच्चों का आंसर लेने चाहिए। अब बाकी बच्चों में से जो मेजोरिटी आंसर आ रहा होगा देयर बी कंसिडर्ड राइट, ठीक है ना, वेरएज जो माइनॉरिटी में वो गलत आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल टेक्निक है जिसमें आप मल्टीपल ट्रांसमिशंस करके जो मेजोरिटी वैल्यू आ रही है ना, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी और डाटा, आप उसको एक्चुअल वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, बाकी जो माइनॉरिटी रिजल्ट्स हैं उनको आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ गारंटीइंग कि आपके तमाम वैल्यूज जो है ना सही तरह पहुंचे डेस्टिनेशन तक, ठीक है। ओके जी, मूविंग ऑन। ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हमने बात करनी शुरू करनी है सेक्शन 3.6 पे, विच इज बेसिकली योर कंप्यूटर सिस्टम। इसमें ज़्यादा फोकस हमारा हार्ड सॉफ्टवेयर पे होगा, इसके बाद फिर सेक्शन 3.7 में हम हार्डवेयर पे शिफ्ट करेंगे। इस सेक्शन में हमारा फोकस क्या है कि हम वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डिटेल्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के देखेंगे, और ट्रांसलेटर्स का फर्क अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो आपके पास जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना, उसको हम हार्डवेयर। अच्छा जी, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर बेसिकली आपका कंप्यूटर सिस्टम में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, ठीक है ना। ऑल फिजिकल, अच्छा बाय द वे लेट मी आस्क यू सम ट्रिविया क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है ना। हाउ वुड यू डिस्क्राइब हार्डवेयर, एनीवन? Tangible part of a computer. Tangible part of a computer. Okay, anyone else? Like, and yeah, same answer. Like anything you can hold, like a physical Yes, device you can attach to that's something. also a good response कि ठीक है ना, जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है जिसको आप टच कर सकते हैं वो आपका हार्डवेयर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन आती है कि सर हम प्रोसेसर को हाथ तो नहीं लगा सकते, हम रैम को भी लगा सकते हैं। आप प्रोसेसर खोलो, हाथ में पकड़ लें, उसको फिजिकली यू कैन टच इट, ठीक है ना। वो अलग बात है, आपको सामने नजर नहीं आ रहा इंटरनल कंपोनेंट्स है, बट दे आर नॉनदलेस फिजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम्स विदाउट यूजिंग द वर्ड इनपुट एंड आउटपुट? कि भाई ये इनपुट सिस्टम होता है जो इनपुट देता है, आउटपुट जो आउटपुट देता है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम? शाबाश। Input systems take data from the user. क्लोज, क्लोज, ठीक है। एंड आउटपुट क्या होगा? गिव डाटा टू nahin, द input system would take data from the user, like, and then convert it into a form understandable by the computer. शाबाश, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है ना, वेरी गुड। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि ह्यूमन से डाटा लेते हैं और कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं इन कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है ना। आपकी कीबोर्ड देखें, आपने आपने तो ए प्रेस किया लेकिन उसको बाइनरी कोड जा रहा है एस की का,
या यूनिकोड का। आपने माइक्रोफोन में बोला तो उसको तो वंस एंड जीरोस में एडीसी एडीसी के जरिए कंप्यूटर साउंड डाटा को कन्वर्ट करके भेजा जा रहा है, ठीक है। ये सारे डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर तक कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में डाटा भेज रहे हैं। अगर ये डिस्क्रिप्शन है तो आउटपुट डिवाइस क्या होगा कि वो मशीन कोड को प्रेजेंट कर रहा है ह्यूमंस के सामने इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है ना। ये आपके पास ये दो किस्म की वेरिएशंस है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सो स्पीकिंग ऑफ विच, आपका हार्डवेयर जो है ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स दैट ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच। अब दो किस्म के हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, एक एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। ऑल हार्डवेयर दैट इज कनेक्टेड एक्सटर्नली दे आर यूज्ड फॉर गेटिंग डाटा इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर्स हैं, कीबोर्ड्स हैं, प्रिंटर्स वगैरह। इसके अलावा इंटरनल कंपोनेंट्स क्या है? प्रोसेसर्स और स्टोरेज, ये प्रोसेसर नहीं था, प्रोसेसर्स और स्टोरेज डिवाइसेस। All components that are not connected on the outside but inside the casing of your computer. For example, processor, RAM, ROM, hard disk, SSD, graphic card, and NIC क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बेस पे आपका कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है, चाहे वायरलेस हो वायर्ड हो। साउंड कार्ड्स वगैरह वगैरह। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ विच, व्हाट इज अ रैम, व्हाट इज अ रोम, जल्दी बताएं। रैम को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? मेन मेमोरी। बट रैम क्या होती है, होता क्या है? व्हाट इज द नेम रैम? It's random access memory. रैंडम एक्सेस, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी से मतलब क्या होता है? It's वाई, volatile. वो तो ठीक है, लेकिन रैंडम क्यों कहते हैं उसको? The computer can access random data from it. नॉट क्वाइट, ठीक है ना। अच्छा चलें, इसको रैम को ना डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा नाम है इसका। चलें मैं आपको इसका समराइज कर दूं। आपके घर में या किसी आपकी गाड़ी वगैरह में कैसेट प्लेयर है? हैव यू सीन अ कैसेट प्लेयर इन योर लाइफ? आई डाउट इट, लेकिन हैव यू हर्ड ऑफ कैसेट प्लेयर्स? मूवीज में देखा है। I've heard of cassettes. You've never seen it in your life? I have a cassette camera. Okay, so you do know what a cassette player is. यानी कैसेट्स, कैसेट, ये कैसेट इस तरह की होती है, इस तरह की शक्ल होती है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना Yes, yes. हाँ, ये इसके अंदर ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये फॉर एग्जांपल ये जो अंदर से टेप सी नज़र आ रही है, ठीक है। दिस इज बेसिकली एक मैग्नेटिक ड्राइव, ये मैग्नेटिक टेप होती है। इसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है और यूजिंग दी द टेप मैग्नेटिक, उसके ये डाटा जो है ना मैग्नेटिकली इसके अंदर स्टेव होता है। अच्छा, अब इसमें जो खासियत है ना वो ये कि कैसेट प्लेयर जो है ना इस टाइप ऑफ सिक्वेंशियल डिवाइस। सिक्वेंशियल डिवाइस का मतलब है कि अगर मुझे पांचवें गाने तक पहुंचना है ना तो मुझे पहले चार गानों से गुजरना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव फास्ट फॉरवर्ड बटन्स एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो इट्स अ सिक्वेंशियल डिवाइस। वेयर एज रैम जो है, रैम को अगर आपने एड्रेस लोकेशन 100 तक पहुंचना है ना तो आप डायरेक्टली 100 तक पहुंच सकते हैं। यू डो नॉट हैव टू एक्सेस द लोकेशन 0 से 99 बिफोर दैट, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस एड्रेस लोकेशन 100। बस आपने प्रोसेसर को बताना है कि कौन से एड्रेस पे जाना है, प्रोसेसर उस जगह को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। हेंस द टर्म डायरेक्टली एक्सेस या रैंडमली एक्सेस्ड मेमोरी, ठीक है ना। इज दिस क्लियर? यस। Yes. अच्छा, दूसरी बात, रोम को रोम क्यों कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी, इट्स सेट इट्स बाय द मैन्युफैक्चरर। वेरी गुड, इट्स सेंट बाय द It मैन्युफैक्चरर has प्री। the basic input output system. बायोस जिसको कहते हैं, शाबाश, इसकी पर्पस ये है, ठीक है। और रीड ओनली होता है, दैट मीन्स कि डाटा के अंदर आप राइट नहीं कर सकते, इसमें कभी वायरस भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। और ये नॉन वॉलेटाइल भी होता है, विच मीन वॉलेटाइल का मतलब बाय द वे क्या होता है कि आपका डाटा एरेज हो जाएगा जैसे कंप्यूटर बंद करेंगे। तो रैम इज वॉलेटाइल, रोम इज नॉन वॉलेटाइल, उसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। बट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम जिसमें फिर आप डाटा एरेज करके रीराइट भी कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल मेमोरीज होती हैं, एरेसेबल प्रोग्रामेबल मेमोरीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एरेसेबल प्रोग्रामेबल मेमोरीज होती हैं, ठीक है। वो मेरे ख्याल से बाद में हमने डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हार्ड डिस्क एसएसडीज जो हैं, हार्ड डिस्क स्टैंड्स फॉर हार्ड मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, और एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास ग्राफिक्स कार्ड्स हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये डिफरेंट टाइप्स आपके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, मीनवाइल वो टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर, तो सॉफ्टवेयर का भी जिक्र कर लेना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? ऑल प्रोग्राम्स दैट कैन बी run on our computer that contain instructions that are executed in order to complete a task.
आपका कंप्यूटर एक सिक्वेंशियल मशीन है, उसको जो इंस्ट्रक्शन दोगे उसने पहले इंस्ट्रक्शन से काम करना शुरू करना है, उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते जाना है। तो इसका मतलब है कि आप सीक्वेंस जो है ना वो आप डिफाइन करेंगे सीक्वेंस क्या होना चाहिए। आपका जो सीपीयू है उसका सिर्फ काम है कि उसने पहली इंस्ट्रक्शन उठाओ, उसके बाद अगली उठाओ, उसके बाद तीसरी उठाओ, दैट्स इट। ठीक है, सीक्वेंस क्या होगा कि यू हैव टू डिफाइन द सीक्वेंस, यू आर इन कंट्रोल ऑफ द सीक्वेंस, यू हैव टू डिजाइन द सीक्वेंस बेस्ड ऑन योर डिजायर्ड गोल फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। ठीक है, विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज यूजलेस, बिकॉज जाहिर है हार्डवेयर चलता है वंस एंड जीरोस पे, आपको वन एंड जीरोस आते नहीं है। तो इसलिए अगर आपने अपने हार्डवेयर को कोई काम लेना है तो आप सॉफ्टवेयर के इंटरेक्ट करने के बाद अपनी कमांड देते हो। ठीक है, दो किस्म के सॉफ्टवेयर हमारे पास। एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इट इज नीडेड बाय द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को चाहिए होता है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। दोनों में फर्क है। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? वी नीड कंप्यूटर्स टू कंप्लीट सर्टेन टास्क, यानी आपने कंप्यूटर इस्तेमाल करना है, इस वक्त लेक्चर लेने के लिए आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, आप वेब ब्राउजिंग के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, वट एवर इट इज़। ठीक है ना? सो अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक टास्क पूरी करने के लिए, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल वर्ड एडिटिंग के लिए मुझे वर्ड प्रोसेसर चाहिए, वेब ब्राउजिंग के लिए मुझे क्रोम वगैरह चाहिए, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर पे इंस्टॉल करो या ना करो, कंप्यूटर की फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए आप उसके अंदर इंस्टॉल करके एप्स से अपना काम ले सकते हैं। जो आपको काम लेना उसकी ऐप इंस्टॉल कर लो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, तो उसका अपना काम हो जाता है। ठीक है ना? Application software is the revolutionary thing that general purpose computing has, supported। ठीक है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटिंग वर्सेस स्पेशल पर्पस कंप्यूटिंग में फ़र्क क्या होता है? पुराने वक्त में जो कंप्यूटर्स होते थे ना, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह में जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे, तो उनका कंप्यूटर का सिर्फ एक ही काम होता था। फॉर एग्जांपल उसने सबमरीन के मोर्स कोड को इंक्रिप्ट करना है, तो इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। या फॉर एग्जांपल उसने एक रॉकेट की ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। दिस इज नोन एज स्पेशल पर्पस कंप्यूटिंग या स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटिंग। ये तो आपकी लेट 70s और अर्ली 80s में जनरल पर्पस कंप्यूटिंग आया था, जिसमें एक ही कंप्यूटर सिस्टम है, किसी यूज़र के लिए कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किसी यूज़र के लिए कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब मेरे ही कंप्यूटर की एग्जांपल ले लें, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम शेप, साइज, इवन कलर, एक कोई और बंदा इस्तेमाल कर रहा होगा, उसमें वो प्रोग्रामिंग कर रहा होगा। कोई और बंदा इस्तेमाल कर रहा होगा उसमें वो वेब ब्राउजिंग कर रहा होगा। कोई और बंदा इस्तेमाल कर रहा होगा उसमें वीडियो एडिटिंग कर रहा होगा, और हम बैठे से लेक्चर ले रहे हैं। वो सेम कंप्यूटर डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट लोगों के लिए कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? बिकॉज हर बंदे ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है और उस वजह से वो काम ले रहा है। दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये जनरल पर्पस कंप्यूटिंग की जो एसेंस है वो एप्लीकेशन से लाई करती है। ठीक है, फिर आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर को चाहिए होता है फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग। Software that is concerned with the running and controlling of computer hardware. Software exists to support the application software. ये आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसने अंडरलाइंग हार्डवेयर के साथ काम करना होता है, लेकिन बीच में जो बफर और इंटरफेस क्रिएट कर रहा होता है बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द अंडरलाइंग हार्डवेयर, दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते वक्त आप अगर कंट्रोल S करें, ठीक है ना? अच्छा जी, सॉरी। अब while using Microsoft Word, आप टाइप करते करते कंट्रोल S दबाते हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट डज? जल्दी बताओ। It saves the इट सेव्स द document. डॉक्यूमेंट दैट यूर यूजिंग, ठीक है ना, दैट यूर वर्किंग ऑन। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को नहीं पता वो डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ा हुआ है, किस जगह पे हार्ड डिस्क में पड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आपका जो अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं, उसको पता है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हैज कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर। सो बेसिकली मैं जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कंट्रोल S करते हुए एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे OS को एक सिस्टम रिक्वेस्ट भेजता है कि मेरे यूजर ने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है, ये सेव कर दो। बिकॉज ओनली OS कीप्स ट्रैक ऑफ व्हाट डाटा इज स्टोर्ड वेयर ऑन योर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी हार्ड डिस्क या SSD। तो फिर OS जाके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके उस डॉक्यूमेंट को अपडेट कर देगा। तो इसका मतलब ये कि मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
It is not interacting with the underlying hardware directly. It is relying on the system software in between to cater the request of ऊपर वाला जो application software है and forwarding that request या implementing that request in the underlying hardware. ठीक है? अच्छा जी, system software can be one of the following types. System software होना चाहिए था. यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. हम इसको वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं. Okay, ji. First of all, let's talk about utility programs. Utility programs are designed to enhance the use of your computer and programs through your computer. We will still work without, though your computer will still work without them. यानी अगर आपके पास utility programs हैं, यानी जैसे आपके पास डिस्क डिफ्रैगमेंटर है, एंटीवायरस प्रोग्राम है, आपका एक कहते हैं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, हार्ड डिस्क चेकर है, ये सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं आपके कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए. लेकिन अगर नहीं भी होंगे ना तो आपका कंप्यूटर चलेगा फिर भी, यानी ऐसा नहीं है कि जनाब वो चलने ही बंद हो जाएंगे. दैट इज स्पेसिफिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके बगैर कंप्यूटर चल नहीं सकता. लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो ना, समझो कि आपके कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग या स्मूथ फंक्शनिंग को गारंटी करता है. तो अगर वो इंस्टॉल होगा, इट्स बेटर फॉर योर कंप्यूटर. A common example of utility software is a compression software which allows you to compress files, making them much smaller. आप स्मॉलर कर दोगे तो आपकी हार्ड डिस्क स्पेस कम बचेगी, आपके पास जो ओवरऑल एक्सेस ऑफ डाटा फास्टर हो जाएगा. ये सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके. अदर एग्जांपल्स इंक्लूड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर एंड रजिस्ट्री क्लीनर्स. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है और वायरस क्या होता है? जल्दी बताएं. व्हाट डू यू नो अबाउट इट? व्हाट इज अ वायरस? Type of an error. नो, बिल्कुल भी नहीं. नॉट It's एट a ऑल. bug. No, never. It's not a bug. No, it's not even close to being a bug. Virus, no, say virus, virus. ठीक है, It's very an acronym important for something, resource right? under siege. ठीक है जी, आपने क्या बोला इशाल? It's like an acronym for something, right? Yeah, very important resource under siege. It's a malware that causes your computer or data to be corrupted. ठीक है ना, कंप्यूटर को malfunction करने पर मजबूर करेगा, आपके डाटा लॉस में हेल्प करेगा, यानी कंट्रीब्यूट करेगा. दैट्स अ वायरस. इट्स अ malware. Malware is a combination of two words, malicious software. ठीक है ना. अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली क्या होगा, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वायरसेस को ढूंढ के उसको एलिमिनेट करता है. ठीक है ना. उसके ढूंढने का तरीका वेरी कर सकता है. फॉर एग्जांपल, एक ह्यूरिस्टिक सर्च होता है जो एप्लीकेशन की बिहेवियर से, सॉफ्टवेयर की बिहेवियर से जज करेगा कि वायरस है कि नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर एक सॉफ्टवेयर अपने आप को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी कर रहा है खुद से, दैट मीन्स इट्स अ वायरस. तो मेरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उस पर शक करके उसको क्वारंटीन कर देगा, ऐसे डिलीट ही कर दे. दूसरी चीज़ होती है कि एंटीवायरस के पास एक लिस्ट होती है ऑफ नॉन वायरसेस, जिसको वायरस डेफिनेशन डाटाबेस कहते हैं. अब कोई भी उसको सामने एप्लीकेशन नज़र आ रही हो और वो देखता है कि जनाब दिस इज लिंक्ड टू व्हाट, दिस इज द सेम वायरस दैट हैज़ बीन लिस्टेड इन दी वायरस डेफिनेशन डाटाबेस, डिलीटेड राइट नाउ. ठीक है, तो इसलिए कहते हैं अपना एंटीवायरस को अपडेटेड रखना चाहिए ताकि आपकी लिस्ट भी अप टू डेट हो और उसके पास लेटेस्ट वायरसेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी हो. ठीक है. फिर बैकअप सॉफ्टवेयर एंड रजिस्ट्री क्लीनर्स क्या करते हैं कि आपकी बैकअप सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर का एग्जिस्टिंग बैकअप बना लेता है ताकि अगर कुछ समथिंग वाज रॉन्ग in your current system, you can always refer to the older system to get recap your data or the complete operating system. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आज के दौर में ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से बैकअप मेंटेन कर रहा होता है. सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग, आप उस ओल्डर वर्जन पे क्या कहते हैं, जब तक उस बैकअप पे डाटा सेव था वहाँ तक आप दोबारा जा सकते हैं और अपना डाटा को किसी हद तक रिकवर कर सकते हैं. या अगर आपका कंप्यूटर मेल फंक्शन कर रहा है या वायरस आ गया है, कुछ भी हो गया, तो आप ओल्डर वर्जन पे जाके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम की दोबारा स्मूथ फंक्शनिंग गारंटी कर सकते हैं. ठीक है. तो रजिस्ट्री क्लीनर्स क्या है कि आपकी जो कैशेज हैं, जो यूज डाटा है, कोई आपकी टेम्परेरी फाइल्स बनी है, तो इस तरह की चीज़ों को डिलीट कर देगा ताकि आपकी रैम और हार्ड डिस्क जो है ना वो बिला वजह क्लॉग्ड ना हो जाए. ठीक है. अच्छा, ये Sir, जितने भी यूटिलिटी, जी बच्चे what if you download your own antivirus application? तो क्या कर लें. फिर कैसे नहीं, तो क्या कर उसे यूटिलिटी वाले ए, एंटीवायरस का एक कोई सेकंड, फर्क ये पड़ेगा? अगला अगला जुमला मैंने यही तो बोलना था. दीज आर यूजली प्री इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर बट यू कैन डाउनलोड और परचेज देम सेपरेटली. ठीक है ना. मगर जरूरी नहीं कि वो प्री इंस्टॉल्ड ही होते हैं. But like मकसद उस the utility would be running in the background. तो फिर अगर आप एक अलग से application download करो, would that also be running in the background? They both would be looking for viruses. हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं. जैसे विंडोज के अंदर आप डिफेंडर तो चल ही रहा होता है ना पीछे से,
आप उसके ऊपर एक और लेयर एंटीवायरस। अब ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि जब मेन एंटीवायरस चल रहा होता है तो बैक एंड डिफेंडर पे डिसेबल का हो जाता है कि क्या हो जाता है, लेकिन आई पर्सनली थिंक जो आपका डिफेंडर है वो कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है, बिकॉज डिफेंडर के अंदर खाली एंटीवायरस नहीं होता, उसके अंदर फायरवॉल वगैरह भी होती है। बट दीज ऑल आर गारंटीइंग द स्मूथ वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर। बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, एग्जांपल्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, डिफ्रैगमेंटेशन सॉफ्टवेयर है, बैकअप सॉफ्टवेयर एंड कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। अभी मीटिंग हमारी खत्म हो रही है, इसके बाद फिर हम आपके आगे काम करते हैं इंशाल्लाह ताला।